फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी खबरों के साथ। आपको अंदाजा नहीं होगा कि भारत के सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने कितने बड़े खतरे को टाल दिया है। अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो पूरे देश में अब तक चीख पुकार मच जाती। और आज हम आपको आतंकी मंडली की आवाज सुनाएंगे और पाकिस्तानी हैंडलर के नए कसाब की सारी साजिश भी बताएंगे। खतरनाक बात यह है कि आतंकी भारतीय नागरिक हैं जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क फंडिंग कर रहा था। लेकिन दिमाग में आतंक लेकर घूमने वाले नौजवानों का घर बार कहां है, व्यवहार क्या रहा है, इसकी आज हमने पूरी पड़ताल की है और इस फिक्र को आपको पूरी गंभीरता से देखना चाहिए ताकि आप इनकी मानसिकता समझ सकें। इसके अलावा आज हम फेफड़े की फिक्र का भी विश्लेषण करेंगे। हम और आप कोरोना की तीसरी लहर से डरे हुए हैं, लेकिन इसी बीच सरकारों ने एक महामारी की 5वीं लहर बुलाने की डील पक्की कर ली है। हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में छाने वाले स्मॉग यानी धुंध की। इसका आसमान में छाना क्यों तय माना जा रहा है और कोरोना के बाद ये कितना बड़ा खतरा है, इसे विस्तार से समझाएंगे। आज के लूट घर में हम सुपरटेक के ट्विन टावर की पड़ताल करेंगे। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी बाबू किस हद तक जा सकते हैं और दाल में सब कुछ काला होने के बावजूद उनका बाल बाका तक नहीं होता है। आज की सबसे पहली फिक्र आतंकवाद से खतरे की है। कल हिंदुस्तान में 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का खुलासा हुआ, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ऑपरेट कर रही थी और फंडिंग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम कर रहा था। अब भारत की एजेंसियां आतंक के इस मॉड्यूल की तह तक पड़ताल कर रही हैं और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। आज हम ऐसे कई खुलासों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस मॉड्यूल के पकड़े गए एक आतंकी जान मोहम्मद का ऑडियो सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है भाई? अब भी घर पे आया भाई, अब भी जस्ट। तो क्या करेंगे? कल का रखो ना हाँ? भाई, कल का रखो ना। अरे कल मेरे को यार दोपहर के बाद में चले जाऊंगा। सुबह का रखते क्या 11-12 बजे का? तो बोलो 10:30 11 बजे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ सुबह में 10:30 बजे के टाइम। पक्का? पक्का। मिल ही जाएगा ना ऑफिसर? हाँ हाँ। ठीक है चलो। अभी नहीं हो सकता 9, 10, 11, 12 बजे तक? नहीं, अब भी मैं जस्ट आ गया। तो पूछ के देख लो ना भाई, 10-11 बजे तक होता है तो जाके करा लेते ना। सुबह में चलो ना समीर, मैं सुबह में मैं करवा दूंगा 10:30। चलो ठीक है भाई, सुबह जाते हैं। चलो ठीक है। ये जान मोहम्मद एक ड्राइवर हुआ करता था। इसका काम था सारे जो असले हैं, सारा जो एक्सप्लोजिव्स हैं, उसको इकट्ठा करना, एक जगह पर लाना। आपने अभी गौर किया होगा कि आतंकी जान मोहम्मद के दोस्त फयाज ने उसे समीर बुलाया। दरअसल जान मोहम्मद शेख का ही दूसरा नाम समीर कालिया है। ये पेशे से ड्राइवर रहा है और इसका अंडरवर्ल्ड से पुराना नाता है और इसे ही दाऊद इब्राहिम के भाई ने भारत में गोला बारूद की डिलीवरी की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन आतंक के इस मॉड्यूल का एक और हिस्सा है, वो है आईएसआई की ट्रेनिंग। और इस मामले में खुलासा ये हुआ है कि कल पकड़े गए 2 आतंकी उसामा और जीशान ने पाकिस्तान के उसी टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली थी जिसमें 23 साल पहले मुंबई को दहलाने वाले आतंकी कसाब ने आतंकी ट्रेनिंग ली थी। ठट्टा, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कराची से करीब 100 किलोमीटर दूर ठट्टा शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेरर कैंप। इसी टेरर कैंप में 26/11 के हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई और यही कल पकड़े गए आतंकी जीशान और ओसामा को भारत में सीरियल ब्लास्ट के लिए ट्रेन किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक 22 अप्रैल 2021 को ओसामा लखनऊ से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ था, जहां एक फ्लैट में उसकी मुलाकात प्रयागराज के रहने वाले जिशान से हुई।
जीशान भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए भारत से मस्कट रवाना हुआ था। सूत्र बताते हैं कि मस्कट में ही इसके साथ 15 से 16 बांग्लादेशी भी जुड़े। इन सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया, लेकिन जीशान और ओसामा को एक ही ग्रुप में रखा गया था। इसके बाद ओसामा और जीशान समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जीवानी और फिर थट्टा टेरर कैंप पहुंचा। बताया जा रहा है कि आतंकी ट्रेनिंग के लिए ओसामा के रास्ते का इस्तेमाल पहली बार किया गया। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी। आपको बता दें कि थट्टा पहले से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि यहीं पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे पाकिस्तानी टेरर समूहों के ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। थट्टा को ट्रेंड आतंकियों का लॉन्चिंग पैड भी माना जाता है और यहीं पर आतंकी ओसामा और जीशान को भारत को दहलाने की ट्रेनिंग दी गई। पूछताछ में आतंकियों ने खुलासा किया है कि थट्टा शहर में दोनों आतंकियों को एक फार्म हाउस में रखा गया था। वहां पाकिस्तान आर्मी के लोग नकली नाम और नकली ओहदों के साथ रहते थे, जबकि पाकिस्तान आर्मी के अफसर ने सादी वर्दी में लोगों को फार्म हाउस तक पहुंचाया था। दोनों आतंकियों को फार्म हाउस पहुंचाने वाला शख्स ही असली आर्मी अफसर था और उस टेरर कैंप में सिर्फ सादी वर्दी वाले इसी अफसर को सलाम किया जाता था, जबकि पाकिस्तान आर्मी की वर्दी में जो लोग थे वो ISI में बहुत नीचे रैंक के थे। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। मतलब साफ है कि दशकों से थट्टा में ISI और पाक फौज की सरपरस्ती में आतंकी कैंप चलते हैं, क्योंकि जिस कैंप से ट्रेंड होकर कसाब वर्ष 2008 में मुंबई को दहलाने पहुंचा था, वहीं एक बार फिर 2 भारतीय और 16 बांग्लादेशियों को ट्रेंड टेररिस्ट बनाया गया। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि थट्टा टेरर कैंप में आतंकवादियों को कौन कौन सी ट्रेनिंग दी गई। आतंकी ओसामा और जीशान ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ट्रेनिंग के दौरान इन्हें AK-47 ऑपरेट करना, चाइनीज पिस्टल चलाना, इसके अलावा IED बनाना और उसे प्लांट करना सिखाया गया। ये भी सिखाया गया कि रेकी या बम प्लांट के दौरान कोई अगर शक करे तो उसे कैसे पिस्टल से घायल कर मौके से भागना है, बिना हथियार किसी को कैसे टारगेट करना है, कोई पीछे पड़े तो रेस्टोरेंट या होटल में अचानक जाकर छुप जाना है। आतंकी ओसामा और जीशान की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि थट्टा के उसी ट्रेनिंग कैंप में 16 लोग बांग्ला भाषा भी बोलते थे, जो वहां से लौटकर पश्चिम बंगाल में छुपे हो सकते हैं। यानी 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना डबल थिंग डबल टॉक, या हिंदी में दोगलापन, पाकिस्तान का दोगलापन देखिए। एक तरफ उसी समय के आसपास FATF की मीटिंग में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए यह कह रहा था कि उसका आतंक से कोई लेना देना नहीं है, उसने अपने घर में आतंकियों पर कार्रवाई की है, और दूसरी तरफ वो कुछ भारत से लाए गए लोगों को अपने यहां फार्म हाउस में आतंकी ट्रेनिंग दे रहा था, भारत में आतंकी हमले करने के लिए। बताया जाता है कि आतंकी जीशान और ओसामा ने कुल 15 दिन तक पाकिस्तान के थट्टा में ट्रेनिंग ली और उसके बाद उसी रास्ते से भारत लौट आए। लेकिन अब हम आपको पाकिस्तान के इस टेरर मॉड्यूल का पूरा खाका दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ISI ने दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ मिलकर हमलों की पूरी प्लानिंग 2 हिस्सों में की थी। इसमें दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम की भूमिका काफी अहम है। अंडरवर्ल्ड के जिम्मे जो काम था उसमें हथियारों और विस्फोटकों को आतंकियों के पास पहुंचाना शामिल था। इसके अलावा हवाला चैनल के जरिए हमले के लिए पैसे उपलब्ध कराना था। वहीं भारत में हमले किन जगहों पर किए जाएंगे और कौन कौन से लोग हमले में निशाने पर होंगे, उनकी पहचान का काम ISI को करना था। इसके अलावा हमले से पहले
आईडी को रखवाने का काम भी आईएसआई के हाथ में ही था। बहरहाल इस मामले में आज मुंबई से यूपी तक तफ्तीश जारी रही और हमारे रिपोर्टर्स भी इस केस की पड़ताल करते रहे। देखिए क्या है इसकी पड़ताल, इन आतंकियों का बायोडेटा और उसे आईएसआई की डी कंपनी ने कौन कौन से टास्क दिए थे, खुद आपके सामने। पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के लोग जो खुद आईएसआई के कहने पर काम कर रहे थे, उनके इशारे पर ही ये आतंकी एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। यानी डी कंपनी को इस टेरर मॉड्यूल के लिए आईएसआई ने बोला था। आईएसआई के इशारे पर ही अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम आतंकियों को लॉजिस्टिक मुहैया करवा रहा था। अनीस इब्राहिम ने आतंकी समीर को भारत में आईडी, हथियार और हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी सुनिश्चित करने का काम सौंपा था। सूत्र बताते हैं कि आतंकी समीर की टीम सीमा पार से हथियारों के कुछ खेप भारत ला चुका है और इन हथियारों को अलग अलग राज्यों में भेजा भी जा चुका है। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना और उसका उनको प्लांट करना। तो ये दो कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। मतलब आईएसआई की बारूदी ट्रेनिंग और अंडरवर्ल्ड की फंडिंग जारी थी। असलों के खेप अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके थे, आईडी और हथगोले बन भी चुके थे। ऐसे में ये जानना भी जरूरी कि पाकिस्तान प्रेरित और प्रायोजित टेरर मॉड्यूल का टारगेट क्या था। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों में हत्याएं और धमाके करना। सूत्र बताते हैं कि इनके टारगेट में पहला और सबसे बड़ा नाम यूपी का था। चुनाव से पहले ये आतंकी यूपी को दहलाना चाहते थे। ये आतंकी यूपी के कई शहरों में धमाके की योजना बना चुके थे। 18 सितंबर को लखनऊ में होने वाले बीजेपी के किसान सम्मेलन में भी ब्लास्ट की प्लानिंग थी। काशी, मथुरा, अयोध्या और विंध्याचल में भी धमाके का प्लान था। नवरात्र और दशहरा में दुर्गा पंडाल और मेले में भी आईडी विस्फोट की योजना थी। कल हमने आपको बताया कि पकड़े गए 6 आतंकी कहां के रहने वाले हैं और कहां से दबोचे गए, और आज हमने इनके बायोडेटा खंगालने के लिए दिल्ली से यूपी और मुंबई तक पड़ताल की। इस दौरान प्रयागराज में हमें पता चला कि आतंकी जीशान MBA की पढ़ाई के बाद दुबई में नौकरी कर रहा था। कोरोना काल में घर लौटकर खजूर का बिजनेस करने लगा। लखनऊ से जीशान की गिरफ्तारी के बाद ATC ने नैनी के डांडा इलाके में एक पोल्ट्री फार्म से आईडी भी बरामद किया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 15 दिन के ट्रेनिंग पीरियड में इन लोगों को बहुत सारी बातें बताई गई थी। विस्फोटक सामग्री IED जो बरामद हुआ है वो जीशान को यहाँ से हिरासत में लेने के बाद ATS की टीम नैनी इलाके गई, जहाँ पर शाहरुख नाम का व्यक्ति जो कि पोल्ट्री फार्म चलाया करता था, वहाँ पर एक बक्से से IED बरामद हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि 2 इटालियन पिस्टल भी बरामद हुई। इन लोगों का एजेंडा ख़ास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके और नवरात्र और रामलीला में धमाका करने का था। कुछ राजनेता और उद्यमी भी थे जो इन लोगों के निशाने पर थे। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग में जीशान का साथी रहा 22 साल का ओसामा। दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। ओसामा भी खजूर का बिजनेस करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में आने के बाद इन आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से ISI और अंडरवर्ल्ड मिलकर एक साथ हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। और इन आतंकियों के 2 ग्रुपों को बनाया गया था, जिनमें से एक ग्रुप में ये ओसामा और अबू बकर भी थे। वो ओसामा जो दिल्ली में रह करके बाकायदा यहाँ से ड्राई फ्रूट का धंधा कर रहा था, खजूर का बिजनेस कर रहा था और यहीं से अपने नापाक आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उधर कानपुर में ओसामा के साथी हुमैद की तलाशी में आज यूपी ATS ने ताबड़तोड़ दबिश दी। बताया जाता है कि कानपुर में ससुराल है और यहीं उसके छिपे होने की आशंका है। तो अभी तक आपने पाकिस्तान के इस टेरर मॉड्यूल में वहां से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकी ओसामा और जीशान की हकीकत जान। अब आपको इस मॉड्यूल के दूसरे पार्ट के सरगना आतंकी जान मोहम्मद के बारे में बताते हैं। जो आतंकी यहाँ जान मोहम्मद पकड़ा गया है, जान मोहम्मद के थ्रू ही ये सारी एक्टिवेशन शुरू थी और जान मोहम्मद कई दिनों से उनके कांटेक्ट में था, ये बात साबित होती है। और यही बात है कि जान मोहम्मद मुंबई से उनके हाथ में था और वही लाला के जरिए आतंकी साजिश रचने के लिए ये सारी गतिविधियां कर रहा था।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें दाऊद का नाम एक बार फिर से क्यों सामने आ रहा है। दाऊद की आज के दौर में कोई रेलेवेंस नहीं है। पुराने केसेस को अगर छोड़ दें तो दाऊद को कोई पूछता तक नहीं है, और दाऊद चाहता है कि उसकी धमक और उसकी दहशत अभी भी रहे। इसीलिए दाऊद का नाम सामने आ रहा है, इसीलिए वो बार बार कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने के लिए आईएसआई के साथ मिलकर भारत में हरकतें करने की फिराक में रहता है, ऐसे विशेषज्ञों की राय। पाकिस्तानी आतंकी मंडली के बाद फिक्र अफगानिस्तान की 3 करोड़ जनता की, जिससे हिंदुस्तान भी चिंतित है। पहली बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान और अफगानिस्तान संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीडीएस रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान की परिस्थितियों को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वहां अभी और भी उथल पुथल हो सकती है। वाकई अफगानिस्तान के हालात भारत की बड़ी फिक्र है, क्योंकि अब तालिबान सरकार का एक नया मंत्रालय चर्चा में है। यह मंत्रालय है बेहद क्रूर कानूनों को लागू करने के लिए बनाया गया है। इसे अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन तालिबान ने अब इसे वापस शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक तालिबान का यह नया मंत्रालय हाथ काटने और फांसी देने का फरमान दे रहा है। ये टॉर्चर देख जल्लादों का भी कलेजा कांप जाए, जिसके सीने में दिल धड़कता हो वो भी थर्रा जाए। इंसानों की ऐसी दुर्गति तालिबानी राज में बढ़ी है। जिंदगी को जिंदा लाश बना देने वाले टॉर्चर बढ़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद हर दिन ऐसी अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर सिहरन होती है। अफगानिस्तान में ना तो खून खराबा थमा है, ना ही इंसानियत सलामत है। महिलाओं और पत्रकारों पर कोड़े बरस रहे हैं। नौनिहालों की जान आफत में है, कोई महफूज नहीं। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिस देश में आवाम के भूखों मरने की नौबत आ गई है, लोग पेट की भूख मिटाने के लिए घर के सोफे, बर्तन बेच रहे हैं, वहां पर किस मंत्रालय ने सबसे पहले संजीदगी से काम शुरू किया है? यह है लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला मंत्रालय, जो शरिया कानून से ना चलने वालों पर कोड़े बरसाता है। भले ही अफगानिस्तान में सरकार चलाने को लेकर मंत्रालय के बंटवारे के बावजूद तालिबान में फाइनल फैसला नहीं हो पाया है, भले ही तालिबान के अंदर की गुटबाजी चरम पर है, लेकिन तमाम सस्पेंस के बीच वो खूंखार मंत्रालय एक्शन में है, जिसको लेकर तालिबान पूरी दुनिया में कुख्यात है। ये मंत्रालय अफगानिस्तान में क्रूर और कठोर शरिया कानून को लागू करने के लिए एक्टिव है, जो पुरुष साथी के बिना महिलाओं के घर के बाहर जाने पर कोड़े बरसाने की इजाजत देता है, जो बिना बुर्के में महिलाओं को देखने पर गोली मार देने का आदेश देता है, जो चोरी करने पर हाथ काटने का फरमान सुनाता है, जो मामूली गुनाह करने पर पत्थर मारने की बेरहम सजा देता है। तालिबान सरकार के इस सबसे एक्टिव, बेरहम और क्रूर मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेशन, वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस। ये मंत्रालय अब्दुल हकीम शरिया के पास है। वैसे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है शरिया के मुताबिक सद्गुण का प्रचार और बुराई की रोकथाम। अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के मुखिया मोहम्मद यूसुफ का भी दावा है कि इस मंत्रालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में इस्लाम की सेवा करना है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, दिखावा है, सच बेहद खतरनाक है। मंत्रालय का साफ साफ आदेश है, किसी की हत्या करने पर सरेआम गला काट दिया जाएगा। जिसने जानबूझकर हत्या की हो उसकी हत्या की जाएगी। जिसने जानबूझकर हत्या नहीं की हो उसे जुर्माना भरने या ऐसी ही कोई और सजा दी जाएगी। किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। शादी के बाहर अवैध संबंध बनाने वालों की पत्थर से मार मार कर जान ली जाएगी। किसी भी सजा को सुनाने के लिए सिर्फ 4 गवाहों की जरूरत होगी और उन सभी गवाहों की कहानी एक जैसी होनी चाहिए। अगर कहानी में थोड़ा सा भी अंतर है तो कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर सभी एक ही बात, एक ही तरह और एक ही समय कह रहे होंगे तो सजा जरूर होगी। यह मंत्रालय अफगानिस्तान में संगीत और मनोरंजन पर प्रतिबंध जैसे नियमों को लागू करता है, इसकी देखरेख करता है। तालिबान के पहले शासन यानी साल 1996 से 2001 के दौरान इस मंत्रालय ने अफगानिस्तान की सड़कों पर मॉरल पुलिस बनाई, जिसके जरिए अपराध के आधार पर लोगों को कोड़े मारे गए, पत्थर मारे गए, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से लोगों को मौत के घाट भी उतारा गया। मतलब साफ है, अफगानिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं बेड़ियों में जकड़ दी गई हैं।
तालिबान बेफिक्र है। सरकार के किसी भी मंत्रालय में कोई हरकत नहीं है, लेकिन जब लोगों को टॉर्चर देने की बात है तो तालिबान सरकार सबसे ज्यादा एक्टिव है। वो पहले की सरकार की तरह ही क्रूर और बर्बर है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, टाइम मैगजीन ने जारी की है 100 प्रभावशाली लोगों की सूची। टाइम की लिस्ट में पीएम मोदी और ममता बनर्जी भी शामिल। 100 प्रभावशाली लोगों में मुल्ला बरादर का भी नाम शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का भी इसमें नाम है। और अब फिक्र कोरोना संक्रमण और प्रदूषण के डबल डेंजर की, जो दिल्ली और आसपास के राज्यों पर मंडरा रहा है। अभी तक हम कोरोना की तीसरी लहर से डर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में तीसरी लहर नहीं बल्कि 5वीं लहर आने वाली है। वो भले ही कोरोना ना हो, लेकिन कोरोना ने उसे और भी खतरनाक बना दिया है, यानी पराली का प्रदूषण। पराली के धुएं से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा है, जिसकी आशंका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक बताया गया। दिल्ली में स्टडी बीते साल सितंबर से दिसंबर के बीच हुई थी, यानी वो वक्त जब धान की फसल कटना और पराली जलना शुरू होता। पराली के धुएं की वजह से वातावरण में PM 2.5 पार्टिकल्स खतरनाक लेवल को पार कर जाते हैं और इनमें ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। स्टडी में दावा किया गया है कि सभी तरह के PM 2.5 पार्टिकल्स कोरोना फैलने का कारण नहीं होते, बल्कि जिन पार्टिकल्स में ब्लैक कार्बन अधिक मात्रा में रहता है वही कोरोना वायरस को आक्रामक बनाते हैं और उनके फैलने में मदद करते हैं। यही वजह है कि पराली का धुआं सिर्फ शहरों को गैस चैम्बर नहीं बनाएगा, बल्कि कोरोना संक्रमण की कड़ी को मजबूत भी कर सकता है। मतलब जो कोरोना फिलहाल काबू में आता दिख रहा है, वो प्रदूषण की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और इस फिक्र को उस लचर सरकारी रवैये ने और बढ़ा दिया है, जो सब कुछ जानते समझते हुए भी एन वक्त पर एक्टिव होता है। मीटिंग की खाना पूर्ति करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। हर साल पराली जलाने से दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई शहर कुछ इस तरह प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं, और इस बार भी ऐसा होना तय है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के खेतों में पराली जलना तय है। इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है तो ज्यादा धुआं छाना भी तय है, जबकि सरकारी तैयारियां ढाक के 3 पात हैं। हर साल इसी तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। किसान पराली में आग लगा देते हैं और उसके बाद पर्यावरण को दिक्कत होती है, प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके लिए सिर्फ किसान ही जिम्मेदार हैं? देश में सिर्फ किसानों पर दोष मढ़कर सरकारें प्रदूषण वाले वायरस के खिलाफ कागजी कार्रवाई करके पल्ला झाड़ती रही हैं और अभी भी झाड़ रही हैं। एनजीटी के दखल और आदेश के बाद कहने के लिए तो हर साल केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए का फंड जारी किया जाता है ताकि पराली के निस्तारण के लिए मशीनें खरीदी जा सकें, लेकिन हकीकत यह है कि यह मदद किसानों तक या तो पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंच भी जाती है तो वक्त पर नहीं। कोई सब्सिडी अभी ना किसी ने यस किया है, ना कभी किसी ने नो किया है। अगर वो अब यस भी कर देंगे, 10 दिन रह गए हैं, मैंने पैसे का इंतजाम भी करना है और मशीन को खरीदना भी है, और मशीन को खरीदने में मुझे अभी 10 दिन बचे हैं। इतने को फसल की कटाई चालू हो जाएगी। जिस दिन वो मशीन देंगे सारी फसल कट जाएगी। ये तो वो किसान हैं जिन्होंने मिलजुल कर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर 15 लाख की मशीन खरीदने की हिम्मत जुटाई, लेकिन सिस्टम के लचर रवैये के आगे उनकी हिम्मत टूट गई और वो मजबूर हो गए कि पराली जलाने के लिए वो पराली जिससे निकलने वाला धुआं हर साल उत्तर भारत के शहरों को गैस चैम्बर बना देता है, हर साल सांसों की इमरजेंसी लगा देता है, लेकिन सरकारें सिर्फ मीटिंग करके रस्म अदायगी करती हैं। ऐसी ही एक मीटिंग चंद घंटे पहले दिल्ली में हुई। सब जानते हैं कि हर साल इस वक्त सीजन होता है धान की फसल पकने और उसकी कटाई का, लेकिन सरकारें शायद ये भूल जाती हैं, तभी तो ऐन वक्त पर वो एक्टिव होती हैं, मीटिंग करती हैं। जब वक्त रेत में भरी मुट्ठी की तरह फिसलने लगता है तब प्लानिंग करती हैं।
एक बार फिर से आज आपकी मीटिंग हुई है, पिछले साल भी मीटिंग हुई थी। पराली हर बार आसपास के राज्यों में जलाई जा रही है, समाधान कब निकलेगा इसका? देखिए, दिल्ली ने समाधान निकाला है और अभी केंद्र सरकार की एजेंसी ने थर्ड पार्टी ऑडिट की है और उस ऑडिट में इस बात को साफ साफ लिखा गया है कि पूसा के बायो डिकम्पोजर के छिड़काव से न सिर्फ पराली जलने की समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि किसानों के जो खेत की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ सकती है। पिछले साल भी आप लोगों ने यही कहा था कि आप इसको अपना लीजिए, इससे पराली का निस्तारण हो जाएगा। नहीं, देखो, ये तो इच्छा शक्ति की बात है और इसको केंद्र सरकार पर को इसको प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सुना आपने मंत्री जी ने किस तरह गेंद दूसरे राज्यों और केंद्र के पाले में डाल दी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाकी सरकारें भी एक दूसरे पर छींटाकशी करें, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। प्रदूषण कम होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि ऐन वक्त पर जो प्लानिंग की गई है वो ज्यादा कारगर साबित होने वाली नहीं है। दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है और इसके लिए तमाम महकमों को 21 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। अब पहली दिक्कत यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में आपाधापी में जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, और दूसरी समस्या यह है कि जब तक ये प्लान बनेगा, तैयार होगा, तब तक धान काटने और पराली जलाने का काम शुरू हो चुका होगा। जब पराली जलने का समय आता है तब इसकी बात की जाती है। पूरे साल इस पर सरकारें, चाहे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उतनी गंभीर दिखाई नहीं देती। और ये हमारे यहाँ फितरत रही है अधिकारियों की या सरकारों की कि केवल खाना पूर्ति करना, कागजों में चीज़ों को कर देना, तो इस बार भी बस वो लेटरबाजी हो रही है। प्रदूषण से लड़ाई में किस कदर खाना पूर्ति हो रही है उसकी एक और बानगी देखिए और समझिए। दिल्ली सरकार जो विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है उसमें ट्रैफिक से होने वाला प्रदूषण कम करना भी शामिल है, जबकि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन जबकि सरकार भी जानती है कि चंद दिनों में ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। जनता और उनकी जिंदगी को लेकर प्रतिनिधियों की यही सोच और रवैया प्रदूषण के खिलाफ जंग को कमजोर करता है, जबकि कोरोना काल में अगर स्मॉग को नहीं रोका गया तो इसका असर बहुत बुरा होगा। अगर किसी को बहुत सीवियर डिजीज हुआ था जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई, तो वो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स पॉल्यूशन के अगेंस्ट उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली जो सीवियर कोविड वाले पेशेंट्स हैं तो वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे जो लंग डिजीज़ हैं जिनमें पॉल्यूशन के चलते परेशानी बढ़ सकती है। मतलब ये कि जहरीली हवा हर साल देश में लाखों लोगों की मौत का कारण बनती है, वो कोरोना काल में और भी घातक साबित हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल 25 लाख लोगों की मौत जहरीली हवा से हो जाती है। वहीं शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण से करीब 40% भारतीयों की उम्र 9 साल तक कम होने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब ये कि अगर हमारा सोया हुआ सिस्टम जग जाए, सरकारी व्यवस्था सुधर जाए, तो हर साल सांसों की इमरजेंसी नहीं लगेगी, लाखों लोग अकाल मौत नहीं मरेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है सरकारों की संवेदनहीनता, जो प्रदूषण को लेकर सीजन के हिसाब से जागती हैं। मीटिंग पर मीटिंग तो करती हैं, कागजों पर दिन रात प्लान उकेरे जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए जरूरत है प्रदूषण के खिलाफ जंग पर सिर्फ कुछ महीने नहीं बल्कि पूरे साल 365 दिन और 24 घंटे फोकस करने की। और अब हमारी खास सीरीज लूटखाट। इस सीरीज में कल हमने आपको नोएडा के सुपरटेक बिल्डर के बारे में बताया था। बिल्डर ने अवैध तरीके से जो टावर बनवाए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया। नए टावर के बनने से उन बायर्स को परेशानी हुई जिनके फ्लैट्स के आगे 40 मंजिला टावर खड़ा करके कॉमन एरिया से उनका हक छीनने की कोशिश की गई। दूसरी ओर टावर तोड़ने के आदेश से उन बायर्स के सामने मुश्किलें आ गई जिन्होंने अपनी पूरी कमाई बिल्डर को सौंप दी थी। यानी दोनों ही सूरत में धोखा तो बायर्स के साथ ही हुआ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसमें नोएडा अथॉरिटी की क्या गड़बड़ी थी। सुपरटेक के इस पूरे प्रकरण में 3 पक्ष हैं, बिल्डर, बायर और नोएडा प्राधिकरण। ध्यान देने की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब अवैध रूप से बने दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी दोनों ने अपील की और कोर्ट में अथॉरिटी ने बिल्डर की हर दलील को सही बताया।
नोएडा अथॉरिटी जो है इन्होंने पूरा बिल्डर को सपोर्ट किया, बल्कि एक हियरिंग में तो जजेस ने ये भी रिमार्क किया कि भाई ये जो आप बहस कर रहे हैं ये बिल्डर बहस करता तब तो समझ में आता, लेकिन अथॉरिटी भी इस तरह से बहस कर रही है ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देश के इतिहास में ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है और ये तमाम बिल्डरों के लिए भी ये खतरे की घंटी है, ये फैसला जो बार बार प्राधिकरण की मिलीभगत से इस तरह के नक्शे में परिवर्तन कराते हैं और जो आवंटी हैं उनको धोखा देते हुए इस तरह के अवैध रूप से जो बिल्डिंग जो इमारत तैयार करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 140 पेज के फैसले में बायस के अधिकारों को महत्व दिया। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यूपी अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट कहता है कि अगर बिल्डर ने एक बार फ्लैट बनाकर बेच दिए हैं तो बाद में वो बायस की सहमति के बिना फ्लैट की संख्या नहीं बढ़ा सकता, बशर्ते कि नए निर्माण को लेकर पहले से कोई करार न हो। सुपरटेक के केस में नोएडा अथॉरिटी को लेकर बायस का भरोसा शुरुआत से ही डगमगाता रहा। 20, 30, 40 दफा नोएडा अथॉरिटी में गए, लोग अफसरों से मिले, लेकिन उनका रिस्पांस बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही वीक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सीनियर अफसरों के बीच आकर के वो ये काम कर रहे हैं, वो जबान से कुछ नहीं बोलते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डर ने सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर जब दो टावर खड़े कर दिए तब फायर विभाग ने सवाल भी उठाए थे। जो चीफ फायर ऑफिसर ने फायर क्लियरेंस में बल्कि ये लिखा कि भाई मेरे हिसाब से इसमें डिस्टेंस कम है, तो आप नोएडा को लिखा कि आप ये बताइए कि आपने इसमें कोई स्पेशल कुछ इसमें छूट दी है जिसकी वजह से इसमें डिस्टेंस कम है, या फिर ये प्लान ही इल्लीगल है। कमाल देखिए, नोएडा अथॉरिटी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अवैध निर्माण जारी रखा। यानी नोएडा अथॉरिटी ने कदम कदम पर उस बिल्डर का साथ दिया जो कानून को कुचलते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहा था। हद तो तब हो गई जब ग्रीन एरिया में टावर बनते देख लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की तो फिर एक बार बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी ने हाथ मिला ली। फिर ये गए नोएडा अथॉरिटी के पास कि भाई ये आरटीआई में अप्लाई किया कि कौन सा सैंक्शन प्लान है, किसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो नोएडा अथॉरिटी ने इनको प्लान देने के बजाय सुपरटेक को चिट्ठी लिखी कि साहब ये लोग प्लान मांग रहे हैं, इनको दे दें। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मत दीजिए। तो नोएडा अथॉरिटी ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं देंगे। अगर आप भी बायर हैं तो आगे की बात फिर एक बार ध्यान से सुनिए। जब बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी दोनों ने नए कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी तो बायस की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्लान दिखाने का आदेश जारी किया और बिल्डर को प्लान दिखाना पड़ा। तब इस बात का खुलासा हुआ कि नियम के मुताबिक बिल्डर को किसी महत्वपूर्ण जगह पर डिस्प्ले करके नए कंस्ट्रक्शन के बारे में बायस को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन न तो बिल्डर ने और न ही अथॉरिटी ने ऐसा जरूरी समझा। बिल्डर ने तो जो किया वो किया, लेकिन सवाल यह है कि उसके साथ प्रशासन का गठबंधन क्यों हुआ। नोएडा के सुपरटेक हाईटेक मामले में सेटिंग जांच की गई है, क्या सामने आया अभी तक? अभी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो बताएंगे जल्दी से। सर अच्छी बात पूछा कर, जिस तरह बताइए कि धांधलीबाजी हुई है उसमें क्या? अब जो जांच में आएगा जो चीज उसमें जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपरटेक मामले में जांच की एसआईटी रिपोर्ट मांगी थी। उम्मीद है कि बहुत जल्द दोषियों के चेहरे से नकाब भी हट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी खरीदारों के सामने है। हर्जाना मिले या दूसरा फ्लैट, क्या उसके नुकसान की भरपाई हो पाएगी? विडंबना यही है कि बिल्डर, बायर और प्रशासन के बीच सबसे ज्यादा नुकसान बायर का यानी मकान के खरीदार का होता है। नोएडा के बाद कल आपको दिखाएंगे गाजियाबाद से लूट घर की एक और का। और अब फटाफट अंदाज में कुछ खबरें। मोदी सरकार ने टेलीकॉम, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए किए बड़े ऐलान। पीएलआई स्कीम को दी गई मंजूरी। ऑटो सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ का पैकेज। टेलीकॉम सेक्टर में अब 100% ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकेगा निवेश। गुजरात मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल तक के लिए टला। सूत्रों के मुताबिक विजय रूपाणी सरकार के कई मंत्रियों की नाराजगी की खबर। नए मंत्रियों की लिस्ट में नहीं था नाम। नाराज मंत्रियों को मनाने के लिए टला शपथ ग्रहण। राहुल गांधी ने बीजेपी पर ज्यादा निशाना, बोले ये झूठे हिंदू हैं और धर्म की करते हैं दलाली। तंज कसते हुए पूछा, भाजपा ने जब जीएसटी लागू किया तो दुकानदारों के घर में लक्ष्मी डाली
या निकाली? कांग्रेस ने जब मनरेगा लागू किया तब लोगों के घर में लक्ष्मी डाली या निकाली? कोरोना काल में जरूरतमंदों के मसीहा बने फिल्म एक्टर सोनू सूद के घर पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। अकाउंट बुक्स में गड़बड़ी के आरोप में 6 जगहों पर हुई सर्वे की कार्रवाई। हाल ही में दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सियासी यात्रा में फिर निकाली भड़ास। पुंछ के डाक बंगले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। का अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा भ्रष्टाचार, पढ़े लिखे नौजवान हो गए बेरोजगार। तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी का तालिबानी ऐलान। कहा 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के आरोपी को छोड़ने का सवाल ही नहीं, उसे पकड़ेंगे और एनकाउंटर में मारेंगे। लोगों ने पूछा फिर कानून का क्या काम? सरकारी एविएशन कंपनी एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ने लगाई बोली। भारी भरकम कर्ज के नीचे दबी सरकारी एयरलाइंस बेचने का प्रोसेस है जारी। 2018 में 76% हिस्सेदारी बेचने की हुई थी तैयारी, लेकिन नहीं मिला था कोई खरीदार। हाय टिकट 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 टिकट। हाँ बोलो भाई, कोई बिना टिकट टिकट कटेगा, फटेगा, मिलेगा, जारी होगा, चिपकेगा या ब्लैक होगा, ये तो इस बात पर है कि टिकट सिनेमा की है कि सफर की, डाक की है कि डेमोक्रेसी की। वैसे फाइनली एक टिकट दुनिया से भी कटती है। टिकट की इस किटकिट के बीच सबसे ज्यादा मारामारी पार्टी सिंबल की टिकट के लिए ही होती है। जिसको नहीं मिलती उनमें से कई टिकट के लिए लाखों करोड़ों मांगे जाने के आरोप लगाते हैं, और उनसे अगर पूछिए कि जिसे मिला वो क्यों नहीं कह रहा है ऐसा, तो कई बार जवाब मिलता है कि वो तो अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट जुगाड़ने में बिजी हो गया है, क्यों कहेगा। खैर, इस सब के बीच कांग्रेस ने तय किया है कि टिकट के लिए आवेदन के साथ 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए, कम से कम इस पार्टी ने इतना तो ऑफिशियल किया। मैंने पूछा कि क्या ये चुनावी शगुन है क्या 11,000? तो एक नेताजी का कहना था कि देखो, इस समय इसलिए ऐसा किया गया है कि सीरियस लोग ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ें, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं। और दूसरा फायदा हम सबको यह है, उन्होंने कहा, कि सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट के सर सारा बोझ क्यों आए। 10 आवेदनों में 9 रिजेक्ट होने, एक सेलेक्ट, मतलब 99,000 रिजेक्ट वालों से, 11,000 सेलेक्ट वाले से। और फिर ये जो सेलेक्ट हुआ है इसको आगे भी तो जिम्मेदारी संभालनी है। अपनी गणित कमजोर है, इसलिए आगे अपन ने कोई बात की ही नहीं। जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।